NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सीबीआई ने उनकी यस बैंक मामले को बंद करने की अपील को ठुकरा दिया था और अब प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी और कॉम और अन्य के खिलाफ नया मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। मामला एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। इस केस में सीबीआई ने अगस्त महीने एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इसके बाद सीबीआई की टीम ने अनिल अंबानी के घर पर छापे भी मारे थे। ईडी की ये कार्रवाई सीबीआई के इसी केस पर आधारित है। हालांकि अनिल अंबानी की तरफ से इस मामले को खारिज कर दिया गया था। उनके प्रवक्ता ने बताया कि ये कार्रवाई 10 साल पुराने मामले पर की गई है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया था कि साल 2016 में फंड डाइवर्जन हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कथित डूंगरपुर मामले में बुधवार को जमानत दे दी। इस मामले में एक रिहायशी कॉलोनी को कथित तौर पर बलपूर्वक खाली कराया गया था। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति समीर जैन ने आजम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व 12 अगस्त को अदालत ने आजम खान और बरकत अली नाम के एक ठेकेदार की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बरकत अली ने भी उच्च न्यायालय में एक आपराधिक अपील दायर की है। कथित डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के एक व्यक्ति ने आजम खान पुलिस से क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ अगस्त 2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आजम खान, आले हसन खान और बरकत अली ने दिसंबर 2016 में उसकी पिटाई की थी और उनके घर में तोड़फोड़ करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इसके साथ ही इन तीनों ने उसका घर भी ध्वस्त कर दिया था। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 452 वोटों से हराया, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन पिछले 5 उपराष्ट्रपतियों में सबसे अमीर वाइस प्रेसिडेंट है। हलफनामे में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 68 करोड़ रुपए है। उपराष्ट्रपति के पास मौजूद चल संपत्ति की कीमत करीब 7.31 करोड़ है। वहीं अचल संपत्ति की कीमत लगभग 48 करोड़ रुपए से अधिक है। उनकी कुल दायित्व लगभग 2.36 करोड़ रुपए है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास कुल संपत्ति लगभग 7.8 करोड़ रुपए है। इसमें चल संपत्ति की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। वही अचल संपत्ति की कीमत लगभग 3.3 करोड़ रुपए है। यह आंकड़े 2025 की हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, जो उनके चुनावी हलफनामे और मीडिया अनुमानों से लिए गए हैं। उनकी आय के स्रोतों में उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन, कानूनी प्रैक्टिस, कृषि आय और पेंशन शामिल है। इस्तीफे के बाद भी उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को लटके हुए देखा जा सकता है, जिन्हें प्रदर्शनकारियों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देश के 3 पूर्व पीएम से लेकर वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक को निशाना बनाया
बनाया है। एक्स पर आए इस वीडियो को नेपाल में जनता के गुस्से से बच रहे राजनेता इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है। जो वीडियो नेपाल से सामने आया है उसमें कुछ लोग नीचे खड़े हैं और शोर मचा रहे हैं। मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के बीच सेना ने कुछ राजनेताओं को सुरक्षित निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर भी हमला किया। जहां सेना ने बड़ी मुश्किल से देउबा की जान बचाई तो उनकी पत्नी आरजू का अब तक पता नहीं है। हिमालयी राष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया। इस राजनीतिक संकट के चलते नेपाली सेना को व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा है। बिग बॉस 19 इस हफ्ते फैंस को उदास करने वाला है। खबर है कि सलमान खान इस बार 13 और 14 सितंबर को वीकेंड का वार होस्ट नहीं करेंगे। उनकी जगह बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स ने ले ली है। सलमान अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। अब इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। भाईजान के फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। बिग बॉस 19 को इस बार होस्ट न करने के पीछे कहा जा रहा है कि सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के लिए मंगलवार को लद्दाख रवाना हो चुके हैं और वहां लगातार कई दिनों तक शूटिंग चलने वाली है, जिसके कारण वह मुंबई वापस आकर वीकेंड का वार होस्ट नहीं कर पाएंगे। खबर है कि बिग बॉस 19 के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलमान खान की जगह इस बार शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी बॉलीवुड के 2 बड़े सितारों को दी गई है। इस वीकेंड यानी 13 और 14 सितंबर को अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो के मेहमान मेजबान बनेंगे और शो को होस्ट करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब अक्षय कुमार बिग बॉस को होस्ट करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि वह घर के सदस्यों को क्या सलाह देते हैं और उनके आने का शो पर क्या असर होता है। वहीं अरशद वारसी के लिए ये एक तरह की घर वापसी है। वह बिग बॉस के पहले सीजन को होस्ट कर चुके हैं। इतने सालों बाद उन्हें शो के सेट पर वापस देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस युद्ध की वजह से अब तक काफी तबाही मच चुकी है। हर दिन इजरायली हमलों में कई फिलिस्तीनी अभी भी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लीडर्स और जनता इस युद्ध को रोकने की अपील कर रही है, लेकिन इजराइल का इस युद्ध को रोकने का इरादा नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के विषय में एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में शिकागो में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बारे में एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि गाजा में जल्द ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो सकता है, जिससे हमास द्वारा बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इजराइल और हमास के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमास के सामने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप के प्रस्ताव में हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई मुख्य मुद्दा है। इसके बदले में इजराइल 2000 से 3000 तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसा होने के बाद इजराइल को गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना होगा और साथ ही अमेरिका को एक गारंटी भी देनी होगी कि सीजफायर के बाद इजराइल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा। नेपाल में 8 सितंबर से हो रहे हिंसात्मक आंदोलन में 4000 से ज्यादा राजस्थानी फंसे हुए हैं। इन लोगों ने सरकार से भी मदद मांगी है। इनमें से अधिकतर पर्यटक हैं। इनमें 700 लोग जयपुर के और 35 टूरिस्ट उदयपुर जिले के भी हैं। इसमें पूर्व पार्षद अनिल सिंघल का परिवार भी है, जो नेपाल के पोखरा शहर के होटल में फंसे हुए हैं। अनिल सिंघल ने बताया कि वे काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर दूर पोखरा शहर में फंसे हुए हैं। वे और उनका परिवार 5 सितंबर को पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए उदयपुर से काठमांडू गए थे। 12 सितंबर को उनकी काठमांडू से दिल्ली के लिए वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिसके कारण वे वहीं फंस गए हैं। उधर उनके परिवार वाले लगातार उन्हें फोन कर उनका हालचाल ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम होटल में सुरक्षित हैं, मेरे साथ मेरे परिवार के 4 सदस्य हैं। इसके अलावा उदयपुर के लगभग 31 लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात बेहद बिगड़े हुए थे।
सरकारी इमारतों में आग लगाई जा रही थी और अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई नेताओं को देश छोड़ना पड़ा है। अनिल सिंघल ने आगे बताया कि वह और उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन जिस इलाके में उनका होटल है उसके आसपास हिंसा और आगजनी की घटनाएं भी हुई है। वे लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं, जहां से उन्हें होटल में सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूतावास सूत्रों के अनुसार हालात सामान्य होते ही सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। उम्मीद है कि बुधवार तक निकासी अभियान शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल सेना की मोर्चा संभालने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस, दमकल और अन्य प्रशासन के लोग मैदान छोड़कर भाग गए हैं। झुंझुनू के मोहनबाग खेल मैदान में आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की खूब सेवा की, झंडा उठाया, नारे लगाए, लेकिन टिकट देने की पारी आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज पूरी ताकत से कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन उसी समाज के नरेश मीणा को लगातार दरकिनार किया गया। उन्होंने बताया कि साल 2018 विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और उसके बाद देवली उनियारा से टिकट की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उन्हें नजरअंदाज किया। मीणा ने कहा कि जब वे निर्दलीय बने तो जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। छबड़ा से 44,000 और देवली उनियारा से 60,000 वोट मिले। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया, जबकि जिनको टिकट दिया गया उनकी जमानत तक जब्त हो गई। नरेश मीणा ने नेपाल में जारी आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में युवाओं और छात्रों ने क्रांति की और सरकार को गिरा दिया। आज नेपाल में भी वैसा ही माहौल है। युवाओं की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया बंद किया गया, लेकिन सड़क पर उतरे छात्र और युवा पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं। मीणा ने कहा कि नेपाल का प्रधानमंत्री तक भाग गया और सांसदों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब भारत, खासकर राजस्थान में भी क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति कोई ला सकता है तो सिर्फ युवा और छात्र ही ला सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भरतपुर में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ये एफआईआर एक कार मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें कि एफआईआर में हुंडई कंपनी की कथित रूप से खराब कार बेचने के आरोप में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और कंपनी के 6 अधिकारियों को नामजद किया गया था। दोनों अभिनेताओं ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए एफआईआर पर स्टे का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। दरअसल भरतपुर के एक कार मालिक ने हुंडई कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने तकनीकी रूप से खराब कार बेची, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस शिकायत में हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया था। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सीएम भजनलाल ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच सीएम ने कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नौटंकी कर रहा है और जनता के असली मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अतिवृष्टि के समय जनता के बीच नहीं गए और अब धर्मांतरण बिल को लेकर दुखी हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरी आवाज को पहले भी नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक पाओगे। यह आवाज ऐसी है जिसे दबाने का दम किसी में नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कहा कि सदन का मानसून सत्र जनता की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इसका समय बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ परंपराएं और मर्यादाएं होती है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चलती। विपक्ष की ताकत तब दिखती है जब वह जनता की आवाज को उठाता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कार्यक्रम बना लिया है। कभी कुछ पहनकर आ जाते हैं, कभी कुछ नाटक करते हैं। ये राजस्थान की जनता सब देख रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।